Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने प्यारे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया को यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सुन पा रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय, जल्दी से भारत माता की जय। फटाफट से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर एबल टू सी मी एंड इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी, राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सुनील भाई ये कौन सा टाइम है क्लास को लेने का, है ना? क्लास यूजुअली 7 बजे होती है, आप ये दिन में 3 साढ़े 3 बजे क्लास क्यों ले रहे हो? तो मेरे दोस्तों, YouTube पे आज फिजिक्स वाला फाउंडेशन के YouTube चैनल पे एक मस्त सा लाइव आप लोगों के लिए शेड्यूल किया गया है। मैंने आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बता दिया था, अभी भी बता रहा हूं कि शाम को 7 बजे शार्पली फिजिक्स वाला फाउंडेशन के YouTube चैनल पे आप लोग जरूर से आ जाना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड के अंदर। अच्छा, वहां पर मैं आपसे स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट किसी सत्य पे बात करना चाहता हूं। आपको लगेगा कि डेफिनेटली ये 5 से 10 मिनट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो गए। प्लीज स्टार्टिंग के वो 5 से 10 मिनट मेरी बातों को जरूर से सुनना। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो चुपचाप लाइव सेशन छोड़ के चले जाना कि आदमी फालतू की बात कर रहा है, लेकिन अगर इंपैक्टफुल लगे तो पूरा सेशन देखना, ठीक? अब अगर वहां पे 7 बजे लाइव लेता तो यहां पे 7 बजे लाइव कैसे होता? तो 3 बजे शेड्यूल कराया। अच्छा, जब 3 बजे शेड्यूल कराया तो बहुत सारे बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज आने लग गया कि भैया 3 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, स्कूल से नहीं आ पाते, दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। 3:30 कर दिया टाइम। मेरे को लगता है अब तो सब आ गए होंगे स्कूल से, खाना पीना थोड़ा बहुत खा लिया होगा। 1 घंटे की क्लास रखूंगा, ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, 1 घंटे की क्लास करूंगा। मैं तुमको समझता हूं, ठीक है? मैं तुम्हारी दिक्कतें भी समझता हूं कि स्कूल में इतने लॉन्ग आवर्स के बाद तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई ट्रूली रिलेट विद दैट, आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, समझता हूं। तो क्लास छोटी रखूंगा, 1 घंटे की, ठीक है? आराम से, टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ना। ज्यादा ओवरलोड लगता है तो चले जाओ, रात को देख लेना। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें लगे कि भैया मुझे ओवरलोड फील हो रहा है, मैं स्कूल से आया हूं, मैं थका हुआ हूं, मत देखो अभी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। पर लगता है कि नहीं बड़े भैया मैं देख सकता हूं, देखना चाहता हूं, इजी टॉपिक है आज की क्लास का, देखूंगा तो देखूं, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें ओवरलोड फील होता है अभी चले जाओ, रात को देख लेना। अभी झेल सकते हो, 1 घंटा देख लो, ठीक है? चलो, ऑल राइट। तो लेक्चर नंबर 3 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से मेरे दोस्तों, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन बहुत मल्टी टैलेंटेड है। तो उस मल्टी टैलेंटेड नेचर को आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। बहुत छोटा लेक्चर हमारा होगा, आपको मजा भी आएगा, आप समझ भी जाएंगे चीजों को। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इवन अभी एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें, प्रैक्टिस शीट वगैरह सब इसी पे अपलोड करूंगा। प्लीज आ जाओ इस पे, ठीक है? ऑल राइट, डन है। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है? चलिए, ऑल राइट। कैन यू डिकोड द बिलो एलिमेंट? दोस्तों, क्या रिडल वाला के इस रिडल को आप डिकोड कर सकते हो? क्या बात है सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। तो आपका दिल से स्वागत है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, है ना? ठीक है, हाँ। एजी का H2S से जो रिएक्शन था वो मैं बता चुका हूं आपको कि सिल्वर जब भी सल्फर रिलेटेड कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन एयर, तो वो सिल्वर सल्फाइड की अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, साथ में मॉइस्चर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो सिल्वर सल्फाइड की जो लेयर होगी वो काले कलर की होती है, यानी कि सिल्वर की टार्निशिंग हो गई, ठीक है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या है? अरे भैया ये तो हमको जीव दिखा रहा है। तो टंग और स्टोन, टंगस्टोन, तो एक तरीके से एक एलिमेंट का नाम बन गया ना, टंगस्टन। और टंगस्टन का जो सिंबल होता है दैट इज हमारे पास होता है W। ये W जो आता है दैट इज फ्रॉम इट्स जर्मन नेम दैट इज कॉल्ड एज वॉल्फ्रेम। वॉल्फ्रेम से सिंबल आया इसका W, एंड द नेम ऑफ एलिमेंट इज टंगस्टन। अब होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, मैं आपके साथ वो होमवर्क डिस्कस कर लेता हूं और आपको मजा आएगा जब आप इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बोला था कि अमोनिया का आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है बेटा जी?
जी सुनील भैया, आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए होमवर्क में दिया था, हमने ट्राई किया है, अब आप इसको वेरीफाई करना कि आपने जो बनाया क्या मेरे स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए सीबीएसई वाले इसका क्या नाम रखते हैं। देखिए अमोनिया तो इसका कॉमन नाम है, अमोनिया इज बेसिकली द कॉमन नेम, दैट इज नॉट द आईयूपीएससी नेम। इसका आईयूपीएससी नेम क्या है, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है। तो प्लीज रिमेंबर, अब आप जब बोलते हैं ना सर सीबीएसई और आईसीएसई में क्या अंतर है कंटेंट का, तो बेटा ये वाला अंतर आ जाता है। हम यहां पे इन कंपाउंड्स का नामकरण भी सिखाते हैं। मैं इसमें आपको कोई छोटा साबित नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई, मैं भी सीबीएसई से ही हूं, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं कंटेंट का डिफरेंस। बट जहां जहां जरूरी होगा वो मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगा। ठीक है, तो NH3 कॉमन नेम इज अमोनिया, टेक्निकल नेम इज नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड इज द आईयूपीएससी नेम। ऑल राइट, ठीक है भैया। अब नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड यानी अमोनिया किससे बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, जहां पर ये दोनों के दोनों जो हमारे पास हैं सुनील भाई, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पास नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल से बनने वाला कंपाउंड कौन सा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। सुनील भाई ने आपको लास्ट क्लास में बताया था नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोजन और आपके पास नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है वो 7 है। न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 1 है, न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 7 है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट फर्दर। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बोलता है, ये दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। वांट इलेक्ट्रॉन टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक, अब हाइड्रोजन किसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, बार बार ये चीज मैंने आपको सिखाई है, ये चीज मैंने आपको बार बार सिखाई है। वांट इलेक्ट्रॉन टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक, ये बनना चाहता है हीलियम जैसा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। आप समझ रहे हैं, ये हीलियम जैसा बनना चाहता है। हीलियम जैसा बनने का मतलब है कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। और नाइट्रोजन बोलता है कि मैं नियॉन के जैसा बन जाऊं ताकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए 2,8। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? यह बोल रहा है कि मेरे को नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम जैसा बनना है, मेरे पास K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये बोल रहा है मेरे पास L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब इस प्रोसेस के अंदर यहां पर इनको मेटल नहीं मिल रहा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मेटल नहीं मिल रहा, तो अब ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे और एक दूसरे को स्टेबल बनाएंगे। समझ में आ गई बात? इसको K शेल में 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये प्रोसेस पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। हाउ विल दे डू इट? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। नाउ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 5। 1 2 3 4 5। वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सुनील भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बोलता है कि तेरे जैसे 2 हाइड्रोजन और लेके आ, तो ये बोलता है कि ठीक है भैया, मैं अपने जैसे 2 हाइड्रोजन को और ले आता हूं। ये मैं अपने जैसे 2 हाइड्रोजन को और ले आया। तो यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन को बोलता है भैया ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें क्या? अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो व्हाट विल हैपन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अब इसका पार्ट बन गया है। दैट मींस यहां पर हो गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। वाओ, दिस इज क्रेजी, दिस इज स्टेबल नाउ। अच्छा, ये भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। वाह यार सुनील भैया, यार खतरनाक हो रहा है ये तो। भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। वाओ, दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन देन। नाइट्रोजन क्या बोलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन बोलता है कि देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दोनों में कंसीडर होते हैं। तो नाइट्रोजन बोलेगा
1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 7 8। डन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये देखिए 8। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अमोनिया का। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब ऐसे बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, NH3 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 NH3, तो ये अमोनिया कंपाउंड कहलाएगा। तो अमोनिया कंपाउंड अमोनिया मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स NH3 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 जुड़ते हैं तो अमोनिया कंपाउंड बनता है। किससे बना? अमोनिया के मॉलिक्यूल से मिलकर बना, है ना जी। अब देखिए दोस्तों, इन सवालों के जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस तेजवर्धन सिंह बहुत बढ़िया। 1 2 3, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। lone pair of electrons, that is not participating in the bonding, this is not participating in the bonding, see guys, this is not participating in the bonding। तो सुनील भाई एक लोन पेयर हो जाएगा। 1 लोन पेयर, 3 शेयर्ड पेयर, या फिर इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 और 3, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। भैया यार आप ये एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रहे हो? एक काम करो मेरे दोस्त, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाना और उसके एमसीक्यू सेक्शन में जाकर देखना क्या उन्होंने पूछा है कि अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं। यह सवाल डायरेक्टली पूछा हुआ है और प्रीवियस ईयर में यह सवाल पूछा गया था कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और तीनों के तीनों बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कामना करता हूं आपको समझ में आ गई होगी ये बात। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। दिस इज कंप्लीटली अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नाउ दूसरा होमवर्क मैंने आपको दिया था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड हो गया? भाई कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये बॉन्ड ही वीक है? देखता हूं, आपसे पूछता हूं। मैं कामना करता हूं आपने रिसर्च करी होगी, ठीक है बेटा। ट्राइवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता है। एक बच्चा लिख रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा। पर यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है ना, देखो आप एलिमेंट्स को देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, इसी नाइट्रोजन और तीसरे हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब समझते हो, ये नाइट्रोजन इनके बीच में 3 बॉन्ड बन रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अंतर समझो, पहली बार ट्राइवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा होता है टर्म, है ना। कामना करता हूं आपके बेसिक्स को क्लियर कर रहा हूं, आपके डाउट्स को क्लियर कर पा रहा हूं। Is the covalent bond a weaker bond? So a lot of students have this doubt whether it's a weaker bond or not. So let me tell you, is covalent bond a weaker bond? This is a misconception. It is not a weaker bond. अरे भैया लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे? अभी प्रूव करूंगा। सचिन द ओजी एफएफ प्लेयर, अनुष्का शर्मा, पंकज, वीडियो दीपक, उड़ान, सुप्रभात, अनंत, अहमद, रितिका, वेरी गुड। अब ध्यान से अब मेरी बात को सुनना और समझना। लेट्स डिस्कस अबाउट 2 कंसेप्ट्स। फर्स्ट द कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट फर्स्ट पे आते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में हमने क्या पढ़ा था? व्हेन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमारे पास यहां पर होता है ऑक्सीजन। अब ये मुझे पता है, आपको पता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6। कल पढ़ाया था मैंने ये। यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा एक और हाइड्रोजन लेके आ जा, ये एक और हाइड्रोजन लेके आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब देखिए दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे शेयरिंग हो जाएगी। ये बोलेगा कि मैं स्टेबल, ये बोलेगा मैं स्टेबल। क्यों? इस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसमें भी कंसीडर होंगे। इस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें कंसीडर होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन बोलेगा देखो मैं भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों एलिमेंट में कंसीडर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल। अब यहां पर इस बॉन्ड को अगर हम एनालाइज करें तो ये जो बॉन्ड हमारे पास है, ये बॉन्ड कौन सा है? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज दी कोवेलेंट बॉन्ड। यस, 110% ट्रू। ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यस, दिस इज ट्रू। ध्यान से सुनना, H2O मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। अरे भैया ये क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज रिमेंबर, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फोर्स है। मैं ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज क्रेजी, एक्सट्रीमली क्रेजी, क्रेजी। आजा आजा आजा, क्रेजी, आजा आजा। अब तुमको क्रेजी नहीं, कंसेप्ट, आजा आजा आजा। अब सुनील भाई तुम बोल रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अरे यार सुनील भैया यार, ये बात आप समझाओ। अगर कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है इनके? क्योंकि मेरे भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोवेलेंट बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? मैं समझाता हूं कैसे मतलब नहीं है। मैं समझाता हूं ना मतलब कैसे नहीं, तुम मेरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे 1 मिनट में। ये देखो, ये मान लो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, ये मान लो मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ये मान लो कि मेरे पास लिक्विड स्टेट में, यानी कि तरल अवस्था में है पानी। जब लिक्विड स्टेट में बात करेंगे तो H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड स्टेट, इसके अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ऐसे डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आप आगे चल के मेरे से 11th क्लास में पढ़ोगे, जिससे मैं बोलता हूं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, इसके अंदर कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा है? बीच में है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मेरी बात सुनो, तुमको मजा आ जाएगा। तुम कहोगे क्या खतरनाक बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, एकदम तगड़े बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर जो है, यहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो, हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हें टर्म नहीं पता है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, ये लिख दो, है ना। हाँ, अभी तुम्हें पता नहीं ना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बस इतना याद रखो, वीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें 11th क्लास में, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज वीक। तो भैया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में किसका योगदान है? इसका या इसका? तुम खुद दिमाग लगाना। आप देखो, मैं क्या करता हूं, इस लिक्विड को फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता हूं। जब हम लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर एग्जाम्पल पानी है ना, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो क्या है, वो बॉइल होगा और क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। तो ये वाटर वेपर बनेगी, तो वाटर वेपर भी तो H2O ही होती है। हाँ,
तो डिफरेंस क्या आया मुझे बताओ, क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये आया भैया कि ये दूर दूर हो गए, ये बन गई यहां पर हमारे पास गैस। यानी कि जब आपने लिक्विड को हीट किया, सुनील भाई जब आप लिक्विड को हीट करते हो, ये हीटिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, हीटिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है किस टेम्परेचर और तापमान पे? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मैं बोलता हूं 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैंने पानी को गर्म किया, इट विल स्टार्ट टू बॉयल एंड कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, यानी पानी जो है भाप बन जाएगा और उड़ेगा। अब मुझे एक बात बताना तुम, ये H2O मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है? मुझे बताओ इनके बीच की जो डिस्टेंस बढ़ी जिसकी वजह से लिक्विड से ये गैस में कन्वर्ट हुए, तो उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व था? ये वाला इन्वॉल्व था या ये वाला इन्वॉल्व था? अरे भैया 100% ये वाला इन्वॉल्व था ना। अगर कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता तो हीट करने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाता। यानी कि अगर मैं मान लो पानी को गर्म कर रहा हूं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता। अगर मुझे यहां पर इसको तोड़ना हो, मान लो अगर मैंने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता, तो मैं कहता कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। लेकिन क्या मेरे दोस्तों ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा? नहीं, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। दैट मींस इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक है। और वो वीक है इसीलिए यहां पे इनका क्या है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये है कंसेप्ट का खेला, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या मेरी बातें? क्या मैं आपको मेरी बातें समझा पा रहा हूं? ठीक है, तो ये सारा खेला किसका है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। ये इनके बीच में जो है ये वीक है, वीक, ये कमजोर है, कमजोर है। हमने हीट किया, आसानी से ठक करके दूर हो गए, दूर हो गए। अगर कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है H2O के अंदर वो स्प्लिट हो जाते। कोवेलेंट बॉन्ड वीक नहीं है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है? वो वीक है, इसलिए ये दूर दूर हो गए। तो छोटी छोटी बातें आपके कंसेप्ट्स को डेवलप करती हैं, और जब एग्जाम में ऐसे सवाल खड़े होते हैं तो हमारे दोस्त आंसर कर लेते हैं। अच्छा सवाल कहां से? भैया ये तो सवाल बाहर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम्पलर के सवाल लगाना सीखिए, एग्जाम्पलर के सवाल आते हैं। ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, पीवाईक्यू में आया है, एग्जैक्ट सवाल आएंगे आपको। और चाहे एग्जैक्ट ना भी आए, अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है, कोई भी सवाल तुम लगाओगे दोस्त, कोई भी, एनी प्रॉब्लम स्ट्राइक्स इनटू द एग्जामिनेशन, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात? सिंपल सी बात है ना? फिर से एक बार छोटा रिकैप करते हैं। अगर हम H2O की बात करते हैं तो H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसको, वो स्ट्रांग है। लेकिन अगर एक H2O का मॉलिक्यूल है और दूसरा H2O का मॉलिक्यूल और तीसरा H2O का मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वीक है। अब ये वीक है, इसी वजह से इनको हम गर्म करते हैं, तो हल्का सा ही टेम्परेचर हमने गर्म किया तो ये दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता तो पानी टूट जाता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझे जी? सो कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर एक्चुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज रॉन्ग। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच वाला फोर्स जो है
वीक है। दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा और चौथा सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स क्लिक ऑन सी एंड मूव ऑन। यस, 71.84% बच्चों को समझ में आया है। उड़ान, सादगी, शौर्य, अधिराज, सचिन, आशीर्वाद, मेघा, सुप्रभात, अनुष्का शर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सूर्यांश, ओपी। क्या बात है भाई, चलो ठीक है। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सेकेंड एंड फोर्थ इज डन। ठीक है, ओके। आए भैया लिख दीजिए फटाफट से, राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाय भावना, क्या हाल है मेरी प्यारी बहन। सुनील भैया कौन सा एग्जाम्पलर? मुस्कान बेटा ये एनसीईआरटी की किताब आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। आप उसको जरूर से सॉल्व करें, जैसे मैं कराता हूं ना आपको। मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लास्ट क्लास के अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कराए। अच्छा, जो मैं डीएचए के अंदर देता हूं उसमें बहुत सारे सवाल मैं एग्जाम्पलर के भी देता हूं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड चैप्टर में, ऐसे थर्ड चैप्टर, मैंने सारे चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाई है। ठीक है जी, जितना आपको मैं करवा रहा हूं ना आप उतना कर लो, आपका एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। आपको लगता है भैया मैं एग्जाम्पलर सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं रखता हूं, आप सिर्फ मेरा लेक्चर देखो, सब कुछ काफी है। लेक्चर देखो, जितने सवाल मैंने कराए चुपचाप उनको कर लो, काम खत्म। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन जो है हमारा मल्टी टैलेंटेड है। कार्बन जो है हमारा मल्टी टैलेंटेड है। कार्बन इज मल्टी टैलेंटेड। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी कि मल्टी टैलेंटेड नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। नाउ द वेरी फर्स्ट इज, अरे हम तो सुनील भैया के स्टूडेंट है, हमें पता है। पहली प्रॉपर्टी तो हमें पता है, इजीली पता है। कार्बन, ईच कार्बन एटम शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लाइक नियॉन 2,8। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कार्बन यहां पर आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। कितने की? 4 की। हर कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ताकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके नियॉन जैसा। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कौन सा है? नियॉन 2,8। यानी कि कार्बन का एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसका मतलब टेट्रावेलेंसी शो करता है। और कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है ना, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंसी शो करता है, ऑक्सीजन डाइवैलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंसी शो करता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्यों? हाइड्रोजन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो डाइवैलेंट है, डाइवैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो ट्राइवैलेंट है, ट्राइवैलेंसी शो करता है। कार्बन का एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, तो टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पर देख भी सकते हैं। ये देखिए, कार्बन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहां पे दूसरा शेयर किया, यहां पे तीसरा शेयर किया और यहां पे चौथा शेयर किया। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रावैलेंसी। दैट मींस कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड शोज टेट्रावैलेंसी। वाओ, क्रेजी भैया, ये तो हमें पता है, आपने पढ़ा दिया, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, आपको क्लियर होगी ये बात। उसके बाद दूसरी खास बात जो कार्बन को तगड़ा बनाती है, पहली बात, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, मतलब टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब वो 4 बॉन्ड्स कैसे बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बना सकता है, वो 4 बॉन्ड्स कैसे बनाएगा? ये भी उसकी एक खास बात है कि भाई वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई वो। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। और मल्टीपल बॉन्ड जो बनाता है अलग अलग एलिमेंट के साथ बना सकता है, मतलब इतना मल्टी टैलेंटेड है कि अलग अलग बॉन्ड्स को अलग अलग एलिमेंट के साथ बना सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बोले फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ, ठीक है, तो ये कार्बन है मान लीजिए, ये भी कार्बन है मान लीजिए, और ये भी कार्बन है। तो कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड हो सकता है। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड्स हो सकते हैं, मैंने बताया था नहीं।
मैक्सिमम दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। टोटल कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, पर दो एटम्स जो हैं उनके बीच में वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। चौथा बॉन्ड वो किसी और एलिमेंट के साथ बना देगा। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, कंफ्यूज मत होना। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अभी मैं ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर भी कर दूंगा, एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। अच्छा, कार्बन फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से मिला तो बोलेगा भैया एक काम करते सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन से मिला, इसका मन किया तो डबल बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन से मिला, इसका मन किया तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ये खतरनाक आदमी है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि जैसा जैसा एलिमेंट मिलेगा वैसा वैसा बॉन्ड बना डालूंगा। मैं तो हूं खतरनाक, मैं तो भैया कुछ भी कर सकता हूं। तो कार्बन की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी की। कार्बन का एक एटम टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने की हिम्मत रखता है। अब वो 4 बॉन्ड्स में ऐसा है कि कभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग बॉन्ड बना लेता है। टोटल 4 बनाएगा। कैसे बनाएगा उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। सबसे पहला एक रीकैप के तौर पे, ये मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन स्टिल अ रीकैप के तौर पे, रीकैप के तौर पे सुनील भाई, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक और कार्बन इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने पढ़ा दिया था आपको ये। तो सुनील भाई आपने ये बताया था कि ये 1 2 3 4 बॉन्ड्स एक साथ 4 के 4 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ नहीं बना सकता, जिसको हम बोलते हैं C2। तो ये हमने क्या बात करी थी बताइए? ये मैंने बोला था दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर 4 बॉन्ड बनाएगा कैसे? याद आ रहा है मैंने पढ़ाया था ये मैंने आपको बोला था दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आया था कि भैया फिर 4 बॉन्ड तो बना ही नहीं पा रहा, ये 4 बॉन्ड कहां बना पा रहा है? तो मैंने आपको बोला था 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक कार्बन और दूसरा कार्बन इनके बीच में 4 बॉन्ड होंगे। 4 बॉन्ड बनाने का तरीका क्या है वो समझो। 4 बॉन्ड बनाने का पहला तरीका क्या है? यहां पे हमारे पास कार्बन हो, यहां पे हमारे पास कार्बन हो, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इधर, चौथा इधर, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इधर, चौथा इधर। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बहुत बढ़िया, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड यहां बनाए, चौथा इधर बनाया, चौथा इधर बनाया, ये पॉसिबल है। तो मैक्सिमम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता एक ही एलिमेंट के साथ। अरे एक ही एलिमेंट के साथ 4 नहीं बना सकता। देखो 4 बनाएगा कैसे? 1 2 3 इधर 4, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या किसी भी एलिमेंट के साथ मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। चौथा बॉन्ड यानी एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है, चौथा किसी और के साथ बनाएगा। तो यही चीज इसको वर्सेटाइल बनाती है कि 4 बॉन्ड भी बना रहा है और 4 बॉन्ड के साथ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर रहा है। यहां पर हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं? एक तरीके से यहां पर हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं? यहां पर हम लोग समझना चाह रहे हैं, यहां पर हम लोग समझना चाह रहे हैं टेट्रावेलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन को समझना चाह रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या दोस्त? मैं क्या बोलना चाहता हूं? अरे मैं समझा पा रहा हूं क्या आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं टेट्रावेलेंसी और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों कर रहे हैं ना अपन यहां पे। अरे भाई कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4। हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड क्या मतलब क्या है? ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है। दैट इज द पावर ऑफ कार्बन, दैट मेक्स हिम वर्सेटाइल। समझ गए? हां। अच्छा, इसी के अंदर ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है। ये कार्बन इसके साथ बोल रहा है कि मैं तेरे साथ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, बाकी के जो है वो मैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ शेयर करूंगा। ये मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया इधर, बनाएगा टोटल 4 बॉन्ड ही। ये मैं आपको उस दिन भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। ये देखो, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल।
कार्बन भी स्टेबल। कैसे कार्बन स्टेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन की बात करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। इसने कितने बनाए? 1 2 3 4। इससे कितने बनाए? 1 2 3 4। इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड 4 ही बनाएगा, पर ऐसे नहीं बनाएगा। तो टेट्रावैलेंसी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? डबल बॉन्ड बना लिया, कभी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, कभी डबल, इनके साथ सिंगल। अच्छा ऐसे देखो। अच्छा इसका टैलेंट अभी और देखो। इससे बोला भैया अभी तो मेरा टैलेंट देखो आप, अभी तो मेरा टैलेंट देखो। अब ये कार्बन, ये कार्बन, अब भैया मैं एक ही बॉन्ड बनाऊंगा इसके साथ, एक ही बॉन्ड बनाऊंगा। और बाकी के बॉन्ड, मैंने कहा बोले बाकी के बॉन्ड, बोले ये देखो बाकी के बॉन्ड ये रहे। बोले भैया बनाऊंगा तो 4 ही, लेकिन मेरा जैसा मन करेगा वैसे करूंगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरा जैसा मन करेगा बिल्कुल वैसे करूंगा। बोले ठीक है भैया। हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 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 पास 2 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गया, डन, स्टेबल। इस कार्बन के बॉन्ड देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के देखो 1 2 3 4, स्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है टेट्रावैलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का जादू, कि कार्बन बना तो 4 ही बॉन्ड रहा है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसके अंदर ये कैपेसिटी, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ताबड़तोड़ आदमी, खतरनाक आदमी, डरता नहीं किसी से। ठीक है। तीसरी वर्सेटाइल नेचर, तीसरा वर्सेटाइल नेचर, कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन। अब देखो हमारे राजस्थान के जो टावर है, मैं राजस्थान वाले टावरों से बोलूंगा, राजस्थान वाले टावर जो है वो बुलाएंगे इसको, क्या बुलाएंगे? राजस्थान वाले टावर के, हमारे राजस्थान के टावर इसको बुलाएंगे कटेनेशन। हमारे राजस्थान में जो टावर आते हैं, मैं पढ़ाता था जब ऑफलाइन में मम्मी के इंस्टीट्यूट पे, जो हमारी माता जी का इंस्टीट्यूट हमारे घर पे चलता था, तो हमारे यहां पे एक लड़का आता था, उसका नाम था ऊंट। उसका नाम हमने ऊंट रखा था। वो ऊंट जितना लंबा था, और लंबा तो था ही, और ऊंट का दूध पीता था, ऊंटनी का दूध पीता था वो। हाँ मतलब थोड़ा अलग से ही था वो, इसका नाम उसका ऊंट रख दिया था हमने। तो वो क्या हुए, और उससे सवाल पूछा, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज, जैसे कटेनेशन। अरे भैया कटेनेशन कहीं हो गए, कटेनेशन, कटेनेशन समझ रहे हो? कहां है नेशन? तो ये कटे वटे नहीं है, ये है कैटेनेशन। ठीक है ना? हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा काम करना है। कटेनेशन, कैटेनेशन, ठीक है? हाँ तो ठीक है, ऐसे नहीं करना है ना, इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे लेके चलना है। कैटेनेशन, कैट ए नेशन, ठीक है? कैटेनेशन। तो अब कार्बन के पास क्या है प्रॉपर्टी? कार्बन के पास एक और यूनिक प्रॉपर्टी है। बोले क्या है? सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट होकर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है। तो कार्बन लिंक्स विद अनदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग ब्रांच्ड एंड क्लोज्ड कार्बन रिंग्स, यानी कि वो लंबी ब्रांच्ड और क्लोज्ड कार्बन की रिंग्स बना सकता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, कि वो लंबी लंबी कार्बन की चेन बना सकता है, ब्रांचेस वाली चेन बना सकता है, क्लोज्ड रिंग्स बना सकता है। और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। वी कॉल दिस एज कैटेनेशन, वी कॉल दिस एज कैटेनेशन। मतलब कार्बन की एक खतरनाक प्रॉपर्टी कि कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर लंबी लंबी चेन बना लेगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल ऐसी लंबी चेन्स बना सकता है, ये देखो ऐसी लीनियर चेन्स बना सकता है। लीनियर का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में होगा, लीनियर का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में होगा। इसके बारे में मैं आपको वैसे अगली क्लास में बताऊंगा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। बट अभी आप ऐसे समझो कि ये लीनियर चेन हो गई। अच्छा, ऐसी ब्रांच वाली चेन भी आपको मिल सकती है। अच्छा, ऐसी क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं। ऐसे रिंग, ये जो बंद है ना, ये ऐसे क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं। तो
ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन की कि भैया मैं तो कार्बन हूं, कार्बन के साथ जुड़ जाऊंगा और लंबी लंबी चेन्स बनाऊंगा, कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर लंबी लंबी चेन्स बना रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? कैटेनेशन। अरे बच्चों ने गेम नहीं खेला चेन चेन है, उसको पकड़ लिया, अब वो मेरी चेन में आ गया, अभी आ गया, वो चेन जाएगी और बाकी लोगों को पकड़ेगी। जिसको अपन पकड़ते जाएंगे वो अपना हाथ पकड़ेगा और अपन उन सबको लेके जाएंगे और पकड़ेंगे। तो कार्बन भी लाइक क्या है? हाथ पकड़ लेता है सबका, कार्बन कार्बन का हाथ पकड़ लेता है, चलो लंबी चेन बनाएंगे। समझे जी? बहुत बढ़िया। अब सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट पे कैटेनेशन कौन शो करता है? तो ऑब्वियसली कार्बन शोज कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट। याद रखना, अगर आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन शो करता है तो क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे? मुझे बताओ क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट पे कैटेनेशन शो करता है कार्बन। सबसे ज्यादा जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है वो कार्बन में ही है। तो सवाल आता है क्यों है? वाई कार्बन शोज कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट? ऐसा क्यों है? देखिए मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है भाई, मैं रीजन जरूर बताता हूं। मैं ऐसे आपको फैक्ट याद करा के नहीं जा सकता, नहीं हो पाएगा मेरे से। अगर कार्बन कैटेनेशन मैक्सिमम एक्सटेंट पे देता है तो क्यों देता है? अब सवाल हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि क्यों देता है सुनील भाई, क्यों देता है भाई, क्यों देता है भाई? सवाल आना चाहिए। सिलिकॉन नहीं देता बेटा, कार्बन देता है। क्यों देता है भाई? क्यों 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 क्यों? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। विवेक पाल लिख रहे हैं राजा का मुकुट बना दिया। राजा है इसीलिए। अरे नहीं है भैया, ना राजा है ना रानी है ना, कोई किसी की नहीं दीवानी है। ठीक है। हाँ अथर्व मेरे भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास कैंसिल? मैंने कहा कैंसिल करी, क्लास तो चल रही है। हाँ एक भाई लिख रहा है किंग है क्योंकि, नहीं बेटा, ये वो कहते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान की क्लास अभी नहीं चल रही है, बाद में चलेगी। यहां पे साइंटिफिक बात करो थोड़ी। वो राजा है इसीलिए, तो राजा क्यों बना मेरे राजा? अच्छा एक बात बताओ, कोई राजा बना क्यों बना? है ना, अभी मैंने बोला कि ये रैंक 1 है तो क्यों है? कुछ कारण होगा। कोई क्लास में रैंक 1 आता तो मेहनत करता है, एफर्ट मारता है। हाँ, राजा भी बनता है तो कैसे बनता है? क्योंकि वो दूसरों से शायद ज्यादा समझदार है, ताकतवर है, इसीलिए। ऐसे ही कार्बन अगर ये मैक्सिमम एक्सटेंट पे देता है तो क्यों देता है? पॉइंट यहां पर ये है, पॉइंट यहां पर ये है, पॉइंट यहां पर ये है, पॉइंट यहां पर, अरे ये क्या हो गया? ये एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है, रुको मैं एक्सप्लेनेशन खुद लिख देता हूं इसकी। मैंने पीपीटी बनाने में आज गलती कर दी है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। सबसे पहला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सुनील भैया? इसके पीछे कारण क्या है कि कार्बन इस चीज को मैक्सिमम एक्सटेंट पे देता है? इसका कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इसका कारण है। तो कार्बन का साइज छोटा होने से क्या होता है? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन क्या इंश्योर करता है? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंश्योर्स स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या मतलब है भैया? दिस मेक्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोला आपने, थोड़ा समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो इसको एक डब्बे में लगा देते हैं ताकि आपको ये डिफरेंशिएटिंग नजर आए। ठीक है, ये डब्बे में इसके एक्सप्लेनेशन को लगा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों बोला। सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कार्बन का साइज छोटा है। कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से उसका न्यूक्लियस का जो पुल है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत स्ट्रांगली बना रहता है।
जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये मान लीजिए पहले कार्बन का न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये भी इस पे अट्रैक्शन लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है। दोनों इसको होल्ड करके बैठे रहते हैं, ये जाने नहीं देंगे तुझे, वो भी खींच के बैठा, जाने नहीं देंगे तुझे। एक तरीके से दोनों इसको खींच के बैठे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे इसको खींच के बैठे, मतलब ये दोनों इसको खींच के बैठे, बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट है। हाँ भाई, ऐसे इससे पकड़ के रखा, हाँ भाई, क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, दिस एंश्योर स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस मेक्स द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। तो कार्बन क्या करता है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं। अब मैं चेन चेन खेल रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे हाथ पकड़ा और फॉर एग्जाम्पल यहां पे हाथ पकड़ा, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ पकड़ा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ा, और जितने हम हाथ पकड़ते जा रहे हैं सारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कोई आके पीछे से हमारी चेन तोड़ सकता है? नहीं। हम जितनी लंबी चेन चाहे दोनों तरफ बना सकते हैं अगर हमने बहुत स्ट्रांगली अपने हाथों को पकड़ा है। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, और भाग रहे, चलो चलो पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे। तो क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है तो ये जो न्यूक्लियस है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो आपका स्ट्रांग एंड स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा सुनील भैया, अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? अरे अगर बिग एटम्स में यही तो प्रॉब्लम है ना, इफ साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस। तो बॉन्ड क्या हो जाता है? बॉन्ड बिकम्स वीक। बॉन्ड क्या हो जाता है? बॉन्ड वीक हो जाता है। समझ में आ गया? अगर साइज ऑफ एटम बड़ा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है यहां पे, ठीक है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहां है, क्योंकि साइज ऑफ एटम बड़ा है ना, साइज ऑफ एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस, फिर मान लो के शेल, एल शेल, एम शेल, एम शेल में शेयरिंग हो रही होगी फॉर एग्जांपल, तो न्यूक्लियस से दूर चला गया। अब जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा। तो जो बॉन्ड बनता है वीक बनता है, टूट जाएगा। ठीक है ना? तो द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, बॉन्ड बिकम्स वीक, कमजोर बॉन्ड बनते हैं। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सिलिकॉन की, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है उसी ग्रुप में, तो वो 7 से 8 सिलिकॉन जुड़ने के बाद 9वां 10वां सिलिकॉन जब जुड़ता है लगभग 10, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो जल्दी टूट जाते हैं, बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। इतने ज्यादा एटम्स नहीं जुड़ पाते, रीजन बीइंग वो बॉन्ड्स वीकर है, टूट जाते हैं आसानी से। ठीक है जी सुनील भैया, डन है, सॉर्टेड है। अब एक कैटेनेशन का एग्जाम्पल हमारे पास आता है एसिड का मॉलिक्यूल, है ना? तो एसिड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैटेनेशन। अब एसिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, विच इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैटेनेशन। ये भी कैटेनेशन का एग्जाम्पल है, जहां पे 8 सल्फर के एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट मेरे प्यारे भाई और बहनों के दिमाग में होते हैं, जिसको मैं एक एक करके अभी सारे क्लियर कर दूंगा। आप कहोगे भैया मजा आ गया, क्लैरिटी ऑफ थॉट हमको मिल गया, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा था और अब हम समझ में आ रहा है, हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? सबसे पहले जो हमारे पास यहां पर एलिमेंट है, द एलिमेंट इज सल्फर। यहां पर हमारे पास सल्फर एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर सल्फर के अंदर है, वो हमारे पास होते हैं 16। न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहां पर होते हैं, वो भी हमारे पास होते हैं फॉर एग्जाम्पल 16। सल्फर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन नंबर है 16, न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 16, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है के, एल और एम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है के, एल और एम, यानी कि यहां पर हो जाएंगे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स।
एलिमेंट का नाम सल्फर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर 16, न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। एक सल्फर एटम की बात हो रही है अभी, सुनो बस सुनो। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, नियरेस्ट नोबल गैस हो जाएगी आर्गन। भाई इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? ये 16 एटॉमिक नंबर है, 17 18 18 यानी आर्गन। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,8। ये आर्गन जैसा बनना चाहेगा। एन एटम ऑफ सल्फर शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन, जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8। यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये इसके जैसे चाहता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूं सल्फर का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कह रहा है कि मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है सुनील भैया। अगर मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एन एटम ऑफ सल्फर शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन। आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यह बोलता है कि अगर मुझे मेटल मिल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हड़प लूंगा। लेट सपोज सल्फर को मेटल मिल गया, खींच लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, चलो काम खत्म। मेटल नहीं मिला तो बच्चे बोलेंगे कि सुनील भैया तो ऐसा करते हैं ना, सुनील भैया ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं सुनील भैया, ये एक सल्फर है सुनील भैया। मैं कहा हां भाई, एक बिल्कुल सही साथ है, सल्फर है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सुनील भैया। मैं कहूंगा बिल्कुल। तो बच्चों ने बोला 1 2 3 4 5 6। मैं कहूंगा सही है। अच्छा दूसरा सल्फर लगा दूं सुनील भैया? मैं कहा लगा दे बेटा। कह रहा 1 2 3 4 5 6। बोले भैया जैसे ऑक्सीजन में होता था, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑक्सीजन यहां दूसरा ऑक्सीजन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, ऐसा ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। मैं कहूंगा कैसे करेंगे? तुम बोलोगे भैया देखो ये एक और ये दूसरा, देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो भैया सल्फर स्टेबल। मैं कहा अच्छा। बोले भैया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल। लॉजिकल है, दिस इज क्वाइट लॉजिकल। वाओ, दिस इज क्वाइट लॉजिकल। वाओ, इफ वी हैव S2 देन व्हाई वी हैव टू स्टडी S8। क्या बात है सुनील भैया यार, जैसे O2 वैसे S2। theoretically this is right, not practically. Now there is a problem in this. अब यहां पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है जो आपके कोर्स के बाहर है, बट मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। देखिए S2 is not stable like O2। ऐसा नहीं है S2 बनता नहीं है, S2 वेपर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, बट नॉट स्टेबल। सो S2 इज नॉट स्टेबल लाइक O2 because size of sulfur is larger than oxygen, समझो। S2 जो है वो O2 की तरह स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सल्फर का जो साइज है ना वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा है। उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 था, इसका 2,8,6 है, इसका साइज बड़ा है। अब क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इससे बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन, या हम ऐसे कह सकते हैं डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इन ऑक्सीजन, ठीक है, बट नॉट इन सल्फर। याद रखिएगा। अच्छा यहां पे बेटा जो ओवरलैपिंग कंसेप्ट है ना, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वाला, वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसको अभी छोड़ देना। पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट होता है वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट क्योंकि आप लोग कंसेप्ट लगाना सीखे हो मेरे साथ, और आप कंसेप्ट लगाते हो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, तो आपकी क्यूरियोसिटी किल नहीं होने दे सकता था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया।
ये आपको समझना पड़ेगा। तो पॉइंट यहां पर यह है कि सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। ये ओवरलैपिंग जो है ना, अच्छा ओवरलैपिंग मत बोलो, ये जो बॉन्ड है ना वो बेसिकली इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि सल्फर का जो साइज है वो ऑक्सीजन से बड़ा है। अब ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होता है, लेकिन नॉट इन केस ऑफ सल्फर, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाने को प्रायोरिटी देता है। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रिफर्ड इन सल्फर? सल्फर प्रिफर्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सल्फर प्रीफर्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर सल्फर एटम। समझ में आ गई बात? क्या मैंने आपको आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि ये भैया इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लो मेटल नहीं मिला, ये 6 इधर 6 इधर, ये बोलेगा मेरे को 2 चाहिए, ये बोलेगा मेरे को 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, बन जाएगा S2 जस्ट लाइक O2। प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा जिसकी वजह से वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाता है, लेकिन ये नहीं बना सकता, बॉन्ड वीक बनते हैं, अनस्टेबल बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए बोलता है कि भैया मैं तो सिंगल बॉन्ड बना के खुश हूं। याद रखिएगा, सल्फर प्रीफर्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इट प्रीफर्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर सल्फर एटम, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो चलो, अब ये मैं आपको होमवर्क दूंगा तो मजा भी आएगा, ठीक है, डन। अब इसका स्ट्रक्चर जो है एसिड का, नाउ दैट्स अ होमवर्क, ये मैं जानबूझ के होमवर्क दे रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। एंड एक और होमवर्क देता हूं कि अगर सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो S3 S4 क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर है तो हम एसिड क्यों पढ़ते हैं? जस्ट थिंक अबाउट दिस, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट दिस, फिर मैं आपको ये अगली क्लास में कवर करवाऊंगा, ठीक है। मैं होमवर्क पहले लिख देता हूं आप लोगों का, होमवर्क पहले लिख देता हूं यहां पे आप लोगों का, होमवर्क पहले लिख देता हूं आप लोगों का। थिंक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, एसिड इज S3 पॉसिबल? ये आपको सोच के आना है, ठीक है। चल अब जल्दी से सवाल लगा लेते हैं, जल्दी से सवाल लगा लेते हैं, आ जाओ फटाफट से सवाल लगा देते हैं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग ब्रांच्ड एंड क्लोज रिंग्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग ब्रांच्ड एंड क्लोज रिंग्स इज कॉल्ड। आप चाहो तो आपके होमवर्क का सवाल का आंसर AI से रिसर्च कर सकते हो, दैट्स अ गुड हैबिट। दैट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन, करेक्ट आंसर इज कैटेनेशन। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू, कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अनदर कार्बन एटम, विद अनदर कार्बन एटम। कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की हिम्मत रखता है एंड कैपेसिटी रखता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है ना। चलिए, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए यहां पर भी सिखाया मैंने आपको, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज दिस वन। भैया यहां पे तो सबके इलेक्ट्रॉन डॉट से बना रखे हैं, आप इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट के डॉट से बना सकते हो, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस से बनाता हूं, यू कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक से बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा, डन। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है कि बता देता हूं पहले, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। आपको लगेगा भैया इस बार आपने एलोट्रोप्स क्यों नहीं पढ़ाया? देखो एलोट्रोप्स मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं एनसीईआरटी का ये करिकुलम पूरा अच्छे से पढ़ता हूं, उसमें क्या मेंशन्ड है वो बताता हूं। आप में से जिन बच्चों को एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ना हो प्लीज लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, आप अपना फीडबैक भी लिख सकते हो कि सुनील भैया आपसे पढ़ के कैसा लग रहा है। और दूसरा, आपको अगर एलोट्रोप्स पढ़ना है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, ये सिलेबस में नहीं आएगा। द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस अक्रॉस द बुक, these help students to get the conceptual clarity, the information in these boxes would not be assessed in the year end examination,
देखिए फिर मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं तो बच्चों को कुछ को बुरा लग जाता है, इसके लिए इससे सवाल नहीं आएगा। तो जो भी ऐसे डब्बों के अंदर चीजें है ना, ऑरेंज कलर के डब्बों में चीजें, इट वोंट बी आस्क्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। मैं नॉलेज के लिए आपको पढ़ा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इनटू दिस, लेट मी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट इनटू द कमेंट सेक्शन, देन आई विल टीच, है ना। हाँ, ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करना है, इसके लिए बता दिया मैंने, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिलो एवरेज है ना, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं तो कि भैया हमको बिलो एवरेज से अच्छे मार्क्स तक जाना है, तो वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो ये फिर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। बट अगर आप बोलोगे पढ़ाना है तो बता दूंगा, बट मैंने आपको रीजन बता दिया कि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। चलो, होमवर्क मैंने आज का आपको दे दिया है। इंसानियत ज्ञान के लिए बस आपको आज यही बोलूंगा कि शाम को 7 बजे के लाइव सेशन में जरूर आना। कुछ जरूरी बातें आपके साथ करनी है। स्टार्टिंग के सिर्फ 5-7 मिनट आपको सही लगे तो आप जुड़ना, उसके बाद आप जा सकते हो, है ना। अगर सही ना लगे तो मत रुकना, सही लगे तो ठीक है, ठीक। चलो, ऑलराइट। एंड अगेन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, अच्छे क्वेश्चंस चाहिए। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन कंसेप्ट बैंक है, आप ले सकते हो, बेस्ट सेलर आप लोगों ने ही बनाया है इसको, अभी तक किसी ने नहीं लिया। एंड इफ यू फील कि आपको अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व करने तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑप्शन। स्टिल डिपेंड्स ऑन यू, आई एम नॉट फोर्सिंग, जस्ट एन ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपके सुनील भैया और फिजिक्स वाला दोनों आपके साथ है। माफी चाहूंगा 3:30 बजे क्लास ले रहा हूं, पर मैंने आपको इसके पीछे का कारण भी बता दिया था कि इसके पीछे कारण ये है, क्लास कैंसिल नहीं करनी थी, और दूसरा 7 बजे मेरा यूट्यूब पे लाइव है जहां पर मैं चाहता हूं आप लोग भी आए, तो वो लाइव था, इसकी वजह से फिर मुझे क्लास को अभी 3:30 बजे शेड्यूल कराना पड़ा। कामना करता हूं आप चैप्टर को एंजॉय कर रहे हो दोस्तों, आपको मजा आ रहा है, आपके डाउट्स की क्लैरिटी आपको मिल रही है, मिसकंसेप्शंस क्लियर हो रहे हैं, एंड यू आर एंजॉइंग। फॉर मी व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर एंजॉइंग साइंस और नॉट, दैट मैटर्स टू मी द मोस्ट। बाकी सब कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।